प्रमोटर को अपना बहुत समय अपनी बैलेंस शीट, अपने नंबर्स को लिटरली फिंगर टिप्स पे रख के चलना चाहिए। आपको 30 लाख की जरूरत है तो आपका जो कंसल्टेंट है वो 5 जगह फाइल लगा देगा, साइमल्टेनियस ऑफर लेके आपको 1 करोड़ रुपए ले आएगा, और उसके बहुत शॉर्ट टर्म फायदे हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म बहुत जबरदस्त नुकसान है। अपने वेयर हाउस से, फैक्ट्री से अगर उनका ऑफिस 10 नॉचेस या 10 गुना बेटर है, वो रेड फ्लैग है। वो कहते हैं ना कि मैं ये अरेंज करके दे दूंगा फंड्स, कोई बात नहीं, ले लीजिए अभी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उससे आप बड़े केयरफुल रहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी मात दे सकता है। वो बहुत ज्यादा आप केयरफुल होके देखिए कि आप किससे पैसे ले रहे हैं, किस तरह का और किस हद तक नुकसान हो सकता है, आपका पूरा बिजनेस बैठ सकता है। बिल्कुल। आई थिंक अगर मान लो वो सिक्योर्ड लोन है और वो गलत पार्टी से ले लिया आपने, वो आपका जीना हराम कर देगा। आज हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं जो इंडिया को टेक के जरिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से इनेबल कर रहे हैं और इंडिया की फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा अहम योगदान दे रहे हैं। तो नितिन जी और चैतन्य, स्वागत है आप दोनों का बिजनेस एक्सपर्ट सेशंस में। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान की आदत है, फितरत है इंसान की, इंसान को लगता है यार मेरे पास अगर ये होता ना तो मैं तो फोड़ देता, मैं आसमान से ऊपर निकल जाता, अगर मेरे पास पैसे होते। मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मैं ग्रो नहीं कर रहा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या जब फैक्ट्री फंडिंग के लिए जाती भी है, क्या जब फाइनेंस उठाने के लिए कोई भी फैक्ट्री जाती है तो उसको कितना फाइनेंस लेना है ये उसे पता होता है? क्या वो प्लान तरीके से आती है? क्योंकि आप इस डोमेन में काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपका इस बारे में क्या विचार है? नहीं तो क्या होता है ना कि मैंने जितना देखा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने सीए पे रिलाई करते हैं। ये मेरा कोई कंसल्टेंट होता है हाँ, जो कि ये सारी प्लानिंग करके बैठा होता है। हाँ, प्रमोटर को ज्यादा पता नहीं होता है। आई थिंक दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। बिल्कुल exactly. रेसिपी फॉर डिजास्टर। बिल्कुल। प्रमोटर को अपना बहुत समय अपनी बैलेंस शीट, अपने नंबर्स को लिटरली फिंगर टिप्स पे रख के चलना चाहिए। लिटरली आप मुझसे पूछोगे ना कल इस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन मैंने कमाया, मेरे को याद है, बट अल्टीमेटली प्रमोटर को आई थिंक इफ दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन गेटिंग ऑल दीज थिंग्स राइट, अबाउट योर बैलेंस शीट, अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उनको खुद पता हो, कोई कंसल्टेंट आके उनको ना बताए, that will be a game changer for the factory. But the scaling up will happen much faster. मैंने एक और चीज देखी मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कि उनको यूनिट इकोनॉमिक्स सॉर्ट पता होता है मेरा 200 का कपड़ा है, ये मार्जिन है मेरा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बैलेंस शीट, हाँ, उनको बहुत बैलेंस शीट नहीं समझ में आती। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से प्रमोटर को एक चीज होती है, यूनिट इकोनॉमिक्स पता होगी पूरी, बैलेंस शीट पढ़ना आना एक चीज होती है, बैलेंस शीट का मतलब समझ में आना एक अलग चीज होती है। हाँ, क्या आपकी नजर में, आप दोनों के एक्सपीरियंस में पिछले 10 सालों में जो मैन्युफैक्चरर्स आपको मिले, उन्हें पढ़ना आना और उसके बाद मतलब समझ में आना, ये दोनों चीज आती हैं? नहीं, मैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स से मिला हूं। आई थिंक यस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स नो हाउ टू रीड बैलेंस शीट्स, बिल्कुल पता है। स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर्स को यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत सरल तरीके से पता होता है, उनको पता है एक यूनिट में यार एक जूते एक कपड़े में या फिर एक बेडशीट में कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रोस की, अच्छा फॉर एग्जांपल एक मेरे पास मैन्युफैक्चरर आया 25 लाख रुपए महीने का बिजनेस करते हैं, या फिर मान लो 40 लाख का धंधा करते हैं, वाई सर हमें कैपिटल की जरूरत है, क्यों वर्किंग कैपिटल की जरूरत है? बोलते सर हम कैश पे माल खरीद रहे हैं लेकिन हम 3 महीने का क्रेडिट दे रहे हैं। दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कैश फ्लोज। दैट्स व्हाट मेरे हिसाब से बैलेंस शीट पढ़ना ही है कि आप बता पाओ कि मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, इतना मेरे को पता है यार कि 4 करोड़ का धंधा करना है साल भर में, तो अगर मुझे इतना मिल गया तो मैं एक गलत बात कही कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स को पता होता है, नहीं पता होता। आप तो एक स्टार्टअप है, ठीक है, आपके काम करने के तरीके डेफिनेटली कम्युनिटी के बारे में सोच के आप कर रहे हैं और नए तरीके हैं। जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो किसी को वर्किंग कैपिटल लेंड करते हैं तो क्या उनकी तरफ से इतना असिस्टेंस मिलता है या आउटराइट बस रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है? और क्या कई बार ऐसा होता है कि गलत बोरोइंग हो गई? और ये मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि किसी भी एसएमई में अगर किसी ने गलत बोरोइंग कर ली, ज्यादा बोरोइंग कर ली, तो उसके नुकसान क्या है? ज्यादा पैसे मिलने का क्या नुकसान है? बहुत ज्यादा नुकसान है ज्यादा पैसे मिलने का। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपके पास सडनली अगर आप 30 लाख ही डिजर्व करते हो, सडनली आपके पास 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ गए, तो क्या होगा? इंसान के पास आ जाता है, सबसे पहले वो जाके फरारी खरीद लेता है जबकि उसको जरूरत ना हो। तो आई थिंक स्केर्सिटी में जो आपको ऑप्टिमली बिजनेस ग्रो जो होता है ना स्केर्सिटी में, वो कभी भी एक्सेस फंड्स के अंदर नहीं होता। एंड आजकल की दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। क्या होता है कि
आपको 30 लाख की जरूरत है तो आपका जो कंसल्टेंट है वो 5 जगह फाइल लगा देगा, साइमल्टेनियस ऑफर लेके आपको 1 करोड़ पे ले आएगा, और उसके बहुत शॉर्ट टर्म फायदे हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म बहुत जबरदस्त नुकसान है। बट मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से नुकसान समझना चाहता हूँ, क्योंकि कोई फरारी या कुछ भी बड़ी असेट लेना है, मान लो ये तो ओनर का कॉल हो गया, बिजनेस फैक्ट्री ओनर जो है ये तो उसका डिसीजन हो गया, वो अपनी समझदारी या ना समझदारी से ना समझी से करेगा। ये नहीं, उनका डिसीजन नहीं है, ये है कंसल्टेंट्स का डिसीजन। सीए का भी डिसीजन होता है। कंसल्टेंट्स जो है उनको बहुत बारी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो गलत है। उसकी वजह से क्या होता है ना कि जल्दी ग्रो करने के उसमें विदाउट गेटिंग अ प्रोसेसेस राइट, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनका वर्किंग कैपिटल अटक जाता है। सडनली बहुत ज्यादा लैंडिंग कर दिया आपने, अपने डेटर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में, दैट्स नॉट द वे टू गो। आप 1 करोड़ ज्यादा आपको एक्स्ट्रा जरूरी नहीं, आप ऑप्टिमाइज करो कि मैं डेटर्स जो नए ढूंढूंगा इस पैसे से वो कम होने चाहिए, क्रेडिटर्स को थोड़ा सा मैं उनको बोलूंगा रिलैक्सेशन दो, उससे और ऑप्टिमाइजेशन आप करो, रादर देन 1 करोड़ लेने के बजाय आप 50 लाख लो जो आप डिजर्व करते हो, उसमें आप 1 करोड़ तक का धंधा करो, बिल्कुल हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है, कोई थंब रूल्स है कि मुझे मान लो ये 3 वेरिएबल्स पे, मैं एक नॉर्मल फैक्ट्री हूं, इनपुट है मेरे पास, रॉ मटेरियल है और मैं आउटपुट देती हूं एज अ एक्स फिनिश गुड्स, मान लो कोई भी, इज देयर अ थंब रूल कि यार मेरे को अगर किसी चीज के लिए उठाना है, मान लो वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज कि मेरे को सर फैक्ट्री चलानी, मेरे लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, बहुत मैन्युफैक्चरर से मिलता हूं, सर वर्किंग कैपिटल नहीं है इस सीजन में, या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल के, मैं अभी 2 मिनट वर्किंग कैपिटल पे बात करता हूं। डू यू थिंक देयर इज अ थंब रूल टू कैलकुलेट कि यार मोटा ये नंबर होना चाहिए टू कैलकुलेट? थंब रूल नंबर पे नहीं है, थंब रूल है बिजनेस प्रैक्टिसेस पे। अच्छा, बिजनेस प्रैक्टिसेस 3 या 4 तरीके की बिजनेस प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग समझें। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। अब एसएमईज और छोटे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो 1 या 2 अपने बायर्स पे रिलाई करते हैं। रेसिपी फॉर डिजास्टर, कभी भी 1 या 2 लोगों पे रिलाई ना करो, एक हट गया तो आपका पूरा धंधा खत्म, एक ने पैसा देना बंद कर दिया आपका धंधा खत्म। आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप चाहे एक बंदे से कम धंधा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें मत रहो कि मेरे को उसका वॉलेट शेयर बढ़ाना है, अगर आप वॉलेट शेयर बढ़ा रहे हो और 70% धंधा उसके साथ कर रहे हो, दैट इज वेरी बैड। तो ये समझना पड़ेगा, ये 3-4 बिजनेस प्रैक्टिसेस ऐसी हैं। एक तो ये बिजनेस प्रैक्टिस होगी डाइवर्सिफिकेशन, एक डाइवर्सिफिकेशन ऑन द वेंडर साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सडनली वो वेंडर की हालत अच्छी नहीं हुई, फिर क्या करोगे? वेंडर ही माल नहीं देना, वेंडर आपके पीछे पड़ गया, मेरे को तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। So diversification both on the debtor side and the vendor side is very important. And the other thing is optimization of inventory. लोग इन्वेंट्री लेके रख लेते हैं, पैकेजिंग मटेरियल लेके रख लेते हैं, 1-2 करोड़ का पैकेजिंग मटेरियल पड़ा होता है, पता चले सिर्फ रेवेन्यू आपका 4 करोड़ का है और 2 करोड़ का पैकेजिंग मटेरियल पड़ा है। वो ऑप्टिमाइज ही नहीं करते, वो एक्सेस में खरीद के डाले जाते हैं। तो दैट ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये 3-4 बिजनेस प्रैक्टिसेस जैसे आपने करी, तो थंब रूल क्या है ना, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। बिफोर टाइम पे मेरा एक सवाल है, आपने जैसे बात करी बिफोर टाइम पैसे आके लौटा दो, ऐसा कोई इन्वेस्टर मांगता नहीं है जनरली, लेकिन क्या प्री पेमेंट, पूरे जो इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम है उसमें पहले पैसे लौटाना कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा पहले पैसे लौटाना भी इशू है और बहुत ज्यादा बाद में पैसा लौटाना भी इशू है। आपने जैसे ही बहुत ज्यादा पहले पैसे लौटा दिए तो बैंकर क्या सोचेगा, आपने एक्सेस फंड्स लेके रखे थे जिसकी आपको जरूरत नहीं, आप एक्सपेंशन नहीं कर पाए। तो हर चीज हैज अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंपैक्ट, एंड यू हैव टू फिगर आउट कि पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ हम कैसे लेके जाएं। हर बिजनेस को ये सोचना चाहिए। तो सब कुछ साइकोलॉजी है। आपने 1 करोड़ ले लिया जबकि आपको 50 लाख की जरूरत है, फिर आपने 1 महीने के बाद 50 लाख लौटा दिए कि मैं बाद में यूज कर लूंगा, वो बैंकर के दिमाग में वो बैठ जाएगा और वो रीएनालाइज करेगा सब कुछ। तो इसकी वजह से सब कुछ ऑप्टिमल होना चाहिए। नहीं, बट एक और चीज दिखाता है ना उसमें, अगर उसने ज्यादा एक्सेस फंड होना तो हिज प्लानिंग इज वीक। प्लानिंग इज वीक, एग्जैक्टली। अल्टीमेटली अगर पे अप द कॉस्ट ऑफ दैट, सारे स्मार्ट होते हैं, वो सब कुछ देख लेते हैं। नहीं, बट एक्चुअली आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फैक्ट्री वाला, तो मैंने उनसे पूछा, दे वर नॉट इवन हैविंग अ वेरी कैश फ्लो के लिए क्लैरिटी। तो कोई मतलब आई बिल्ड अ एमआईएस, मैंने एक एक्सेल में एक टूल बना दिया छोटा सा कि मैंने बोला सर इसमें अपनी यूनिट डालो और अपने कोर खर्चे डाल दो फैक्ट्री के, तो मोटा मोटा आपका एमआईएस बन जाएगा कि आपकी क्या यूनिट इकोनॉमिक्स सेटअप मोटा मोटा भी लेवल चल रही है कि फैक्ट्री का रेंट ही 50,000 है भैया, जब तक इतनी यूनिट नहीं करूंगा तो 50,000 नहीं निकलेंगे। या फिर मान लो फैक्ट्री का रेंट 5 लाख रुपए है, आई नीड टू से ऑल दिस, मेरे कंप्लायंसेस ये हैं। सो इज देयर एनी टूल आउट देयर आल्सो व्हिच हेल्प देम डू दिस फाइनेंशियल मैथ्स इन अ वेरी सिंपल मैनर?
देखिए जो आपने बताया ना कि द बेस्ट फाइनेंशियल मैथ्स इज डन ऑन एक्सेल, तो आपने जो MIS टूल बना के दिया, आप उसको थोड़ा और एनहांस करके अपने सारे फैक्ट्री वालों को दे दोगे ना, वो आपको बहुत दुआएं देंगे। क्योंकि बेसिक फाइनेंशियल मैथ्स क्या होता है, अगेन बहुत सारे फैक्ट्री वाले अपने अकाउंटेंट्स पर रिलाई करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं होता है, या फिर एक्सेल यूज करना इनको इतना आता नहीं है, प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ बना के दे दोगे, बड़ा सिंपल सा तो एक एक्सेल है कि यहाँ पे रेवेन्यू डालो, यहाँ पे कॉस्ट डालो, आपका कैश फ्लो बन जाए, या आपका बैलेंस शीट में ये इम्पैक्ट हो जाए, वो बहुत आपको दुआएं देंगे। हम ये जज बहुत ज्यादा करते हैं कि जो प्रमोटर है, जब भी हम अंडरराइटिंग करने जाते हैं, कि प्रमोटर को कितनी नॉलेज है। हम सीए अगर हमें दिखता है ना कि सीए इज आंसरिंग 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस, वो रेड फ्लैग है हमारे दिमाग में, रेड फ्लैग है। और प्रमोटर के दिमाग में भी रेड फ्लैग होना चाहिए कि आप कर तो लोगे 20 करोड़ से 40 करोड़ का धंधा आराम से, 40 करोड़ ऊपर जाते ही आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से प्रमोटर को जो समय निकालना चाहिए ये सब कुछ समझने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी अबाउट हिज बिजनेस, MIS कंट्रोल में रखना चाहिए, वो उसके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो। आपके हिसाब से बैलेंस शीट पढ़ना, समझना, कैश फ्लो समझना, MIS समझना, इन चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर एक फैक्ट्री ओनर हो, आपको ये चीजें समझ में आनी ही चाहिए, 100% आनी चाहिए, और आपको बिल्कुल डिटेल में जाना चाहिए, बिल्कुल एक एक चीज में। चाहे आप बढ़िया मैथ्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एसेट आना चाहिए, लायबिलिटी आना चाहिए, इक्विटी आना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, A = L+E, ये सब की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बढ़िया मैथ में आपके सब कुछ फिंगर टिप्स में होना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि जिनकी ये बढ़िया मैथ बड़ी स्ट्रांग है ना, उनको बिजनेस में मार्क आना बहुत मुश्किल है। जो एजेंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन फंड कर रहे हैं, वो किन चीजों को देखते हैं, कौन सी सबसे जरूरी चीजें हैं जिनका ध्यान रखते हैं, जो अगर सही मिल जाए उनको, तो फैक्ट्री को सही फंड मिल जाता है। 3-4 चीजें हम बहुत ज्यादा देखते हैं, और ये आपको बड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगेंगी और बड़ी ऑड लगेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रमोटर का ऑफिस है, वो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फैक्ट्री बहुत ज्यादा स्वैंकी तो नहीं है। वाओ, स्वैंकी मतलब बहुत ज्यादा स्टाइलिश तो नहीं है, ओवर ग्लैमरस तो नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें शोशाबाजी तो नहीं है। इससे क्या निकलता है वैसे? इससे ये निकलता है कि वो इम्प्रेस करने के लिए ऑफिस बनाया है उन्होंने, या फिर वो खर्चा वहां कर रहे हैं जहां पे जरूरत नहीं है। बट एक्सपोर्टर्स का तो होता है, मतलब दिस अप्लाइज, अगर आप एक्सपोर्टर्स में तो वो जानबूझ के स्वैंकी ऑफिस बनाते हैं कि क्लाइंट आए, मगर फिर उनका वेयरहाउस भी उतना स्वैंकी हो, हाँ, क्योंकि कंप्लायंस ओके। तो कंपैरेटिवली अपने वेयरहाउस से, फैक्ट्री से अगर उनका ऑफिस 10 नॉचेस या 10 गुना बेटर है, वो रेड फ्लैग है, राइट। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रमोटर का अपने काम के बारे में क्या कितनी इंफॉर्मेशन है, चाहे नंबर हो, चाहे प्रोसेसेस हो, चाहे सिस्टम्स हो, तो हम उनको थोड़ा पूछते हैं इंडस्ट्री के बारे में भी। तो जितना उनको नॉलेज होता है उतनी हमारी कंफर्ट लेवल बढ़ती है। देखिए, नंबर जो बैलेंस शीट वगैरह में है वो तो एक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बैलेंस शीट वगैरह फैब्रिकेट करना या फिर उसको इधर उधर लेके जाना बड़ा आसान काम है, तो उस पे हम रिलाई करते हैं, बट 20-30% रिलाई करते हैं। बाकी 70% जो रिलायंस होती है हमारी, वो ये सारे फैक्टर्स पे होती है। कई लोग नहीं करते, कई लोग नंबर प्रेशर के लिए के जैसे कोई और NBFC है, नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगा, बट वो नंबर प्रेशर की वजह से एक्सेस दे आते हैं, एक्सेस प्रॉमिस कराते हैं। हमने अपने सेल्स वाले को बिल्कुल सिंपल प्रोसेस किया, ओवर प्रॉमिस कभी नहीं करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है ना, क्लाइंट की ट्रस्ट और रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट हो जाता है। ना ही ओवर सेलिंग लेना जो आपने, एग्जैक्टली, ना ही ऑफिस वाले आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के DNA की बात करी, मतलब अलग अलग प्रजातियां भी होंगी। बिल्कुल। किसी SME के लिए सबसे खास, सबसे अहम, अच्छे जरिए क्या हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट? पहले तो कितने जरिए हैं? बैंक हो गया, एक NBFC हो गया, उसके अलावा और क्या क्या तरीके? तो कौन है? देखिए, 1-2 चीजें हैं जिनसे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। हाँ, 1-2 चीजें वो क्या क्या है? वो है प्राइवेट लोन शार्क्स, हुंडी मार्केट कह लीजिए, या फिर वो कहते हैं ना कि मैं ये अरेंज करके दे दूंगा फंड्स, कोई बात नहीं, ले लीजिए अभी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। उससे आप बड़े केयरफुल रहिए, क्योंकि वो आपको कभी भी मात दे सकता है। तो उससे केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सबको सोर्स पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड से ले लो, बैंक से ले लो, एनबीएफसी से ले लो। मैं ये बताऊंगा कहाँ से नहीं लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए आपको, ये बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। आपको अननोन एंटिटीज से बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। जहां पे आप जितना सामने वाला आपसे ड्यू डिलिजेंस कर रहा है पैसे देने के लिए, उतनी ड्यू डिलिजेंस आप भी करनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, जहां पे हमें लगता है कि सामने वाला ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहा ना, हम केयरफुल हो जाते हैं। तो हम एक बार गए, तो हमने पूछा, हमने उनको पूछा कि सर आपने हमारे बारे में सुना है। उन्होंने कहा मेरे को क्या फर्क पड़ा, आपने पैसे देने हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन पैसे दे। दैट वाज अ रेड फ्लैग। क्योंकि सामने वाला, अगर आप पैसे ले रहे हो किसी से, तो पता तो आपको पता होना चाहिए आप किससे ले रहे हो एंड व्हाट आर यू गेटिंग योरसेल्फ इनटू। जैसे हम भी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, जितनी ड्यू डिलिजेंस हमें करते हैं, हमारी करते हैं, हम भी चाहे उतनी ना करें बट हम भी करते हैं, क्योंकि ये शादी हो रही है, एक तरह की शादी हो रही है। तो वो बहुत केयरफुल होना, वो बहुत ज्यादा आप केयरफुल होके देखिए कि आप किससे पैसे ले रहे हैं, किस तरह का और किस हद तक नुकसान हो सकता है, आपका पूरा बिजनेस बैठ सकता है। बिल्कुल। आई थिंक अगर मान लो वो सिक्योर्ड लोन है और वो गलत पार्टी से ले लिया आपने, वो आपका जीना हराम कर देगा। आपने प्राइवेट के चक्कर में 2% कम ज्यादा के चक्कर में आपने कहा कि चलो मेरे को 1 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, कोई आपको 3 करोड़ दे रहा है, आपने कहा कि कोई और बंदा मेरे को 4 करोड़ दे रहा है, मैं इससे ले लेता हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अनडिलिजेंस्ड आदमी से अगर आपने लिया, जिसके बारे में आपने रिसर्च नहीं करी है, कब आपका बिजनेस के अंदर इंटरफियरेंस शुरू हो जाएगी और कब आपको आपका बिजनेस वो बैठा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आपसे मैं फिर से मिलकर कभी और ज्यादा बात करना चाहूंगा।